हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू फ्यूचरिकल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरिकल कोचिंग की बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, लोकेश, पंकज, नितेश, चंदन, राहुल, उपांक्षा, उसके बाद रोहन है, नितेश मीना है, प्रमोद है, संजना राठौड़ है, हाँ जी, अतुल कुमार है, आदित्य राठौड़ है, ललित है। गुड आफ्टरनून। कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, कल हमारी एप्लीकेशन ही नहीं चल रही थी। क्लास क्या, थोड़ा सर्वर में कुछ इश्यू आ गया था तो टेक्निकल टीम उसको रिजॉल्व कर रही थी। देखो बेटा, कभी कभार होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है ना। ऐप क्या कह रहे मैम, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। ऐप में पता नहीं चलता है। क्या नहीं पता चलता है? क्लासेस का तो शेड्यूल पहले से लगा हुआ है, क्या नहीं पता चलता है? कल एप्लीकेशन नहीं चली थी, बिल्कुल कल एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रही थी। कल एप्लीकेशन में सर्वर, जिस सर्वर पे अपनी क्लासेस चलती है, उस सर्वर को शिफ्ट करवाया था, क्योंकि पहले वाली जो कंपनी थी वो सर्वर वाली बहुत बेकार सी थी, रिप्लाई नहीं करती थी, सर्वर को कभी भी डाउन कर देती थी। इसलिए हमने कल जो अपना जो क्लासेस चलते हैं ना, एप्लीकेशन वगैरह, इसको हमने दूसरे सर्वर पे शिफ्ट करवाया। तो कल का पूरा दिन इसी में ही चला गया था, तो कल क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम शुरू करते हैं। अब एप्लीकेशन एकदम स्मूथ चल रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बस कल थोड़ा सा था, आज एकदम सही चल रहा है ना। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। वैसे क्वेश्चंस 150 से ज्यादा हैं, मैं आपको 20-30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, बाकी पूरा पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी, तो आपको एक्सरसाइज की फॉर्म में आपको वो आप अपने घर पे कभी भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। मैम क्लास जब से स्टार्ट होता है, जब से लाइव में ही दिखता है। हाँ, तो लाइव क्लास है तो लाइव में ही दिखेगी ना बेटा। चलो शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई पेट का जितना भी खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, छोटी आंत में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। याद है ना? ये ड्यूडेनम पहला हिस्सा है, दूसरा जेजुनम होता है, तीसरा इलियम होता है। ये ड्यूडेनम मैंने बताया था ऐसे सी के आकार का होता है, ऐसा ऐसा पाइप जैसा होता है, जैसे सी बनता है ना, तो इसका आकार अगर एग्जाम में पूछ ले तो ये सी शेप का होता है, सी के जैसा होता है दिखने में। ठीक है, जैसे हमने पेट को जे शेप का बताया था, ड्यूडेनम सी शेप का होता है। अब इन तीनों में आपको बड़े छोटे पार्ट भी लिखने हैं तो आप लिख सकते हो। ड्यूडेनम जो होता है, ये वाला ड्यूडेनम, 1 नंबर वाला ड्यूडेनम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम छोटे आंत का सबसे छोटा भाग होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। अगर सबसे बड़ा पूछे, इलियम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम सबसे बड़ा भाग होता है। और मैंने कहा था कि सबसे पहला भाग जो होता है वो ड्यूडेनम होता है, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। इसी इलियम से आगे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, बड़ी आंत शुरू हो जाती है। और मैंने आपको बताया था क्या, है ना, क्या? आइए मेरी बात ध्यान से सुनिए। ड्यूडेनम में मैंने कहा था कि 2 ऑर्गन्स पढ़ने होते हैं। वो ऑर्गन्स हमारे शरीर में ग्रंथियों की तरह, ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। कौन कौन से पढ़े थे? इस ड्यूडेनम में हमने 2 ऑर्गन्स पढ़े थे। एक आपका लीवर, जिसको आप यकृत कहते हैं। ये लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस कितना बनता है, किस कलर का होता है, किसका डाइजेशन करता है। फिर हमने पढ़ा था नाशपाती के आकार की, ऐसे, या फिर पेड़ का जो पत्ता होता है उसके आकार की क्या होती है, आप बताओगे। एक दूसरी ग्रंथि होती है जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं। पेनक्रियास अपना जूस और लीवर अपना जूस डक्ट्स की सहायता से, नलिकाओं, नलियों की सहायता से इस शी शेप वाले ड्यूडेनम हिस्से में ट्रांसफर कर देते हैं। ड्यूडेनम में होता है खाना, और खाने का जो डाइजेशन, खाने में 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम शर्करा कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं वो अधिकतर स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। दूसरा हम खाते हैं प्रोटीन, तीसरा हम खाते हैं फैट या लिपिड्स। मैंने कहा था कि इसी ड्यूडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब वो कैसे होता है हम अभी पढ़ेंगे। अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पैनक्रियाटिक जूस में, अग्नाशय रस में 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से थे? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। पढ़ लिया था ना हमने? जी मैम। अब सुनो मेरी बात,
ये ड्यूडेनम जो है छोटी आंत का, इसी हिस्से में स्मॉल इंटेस्टाइन अपना खुद का जूस भी डालती है। क्या समझे आप? मेरी बात सुनो, सुनो ध्यान से, अब कोई कमेंट मत करो। लीवर ने अपना जूस डाल दिया, पेनक्रियाज ने अपना जूस डाल दिया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन ना अपना खुद का एक जूस बनाती है, अपने खुद का एक रस बनाती है, और इसी रस को इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस या आंतीय रस कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना खुद का एक जूस निकालती है। कहां पर? तो हम अभी ड्यूडेनम ही पढ़ रहे हैं। अरे भैया, आपको समझ में आ रही है ना चीजें, हम क्या पढ़ रहे हैं? अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूं। इसी ड्यूडेनम वाले हिस्से में स्मॉल इंटेस्टाइन अपना एक जूस निकालती है, जिस जूस को इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसे हम आंतीय रस कहते हैं। तो अगर आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, जो आंतीय रस होता है, वो कौन सी आंत बनाती है? छोटी आंत बनाती है कि बड़ी आंत? छोटी आंत बनाती है। आज समझ में आ गई मेरी बात? जी हाँ मैम। क्या कि इंटेस्टाइन भी अपना एक जूस निकालती है, जिस जूस को हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, आंतीय रस कहते हैं। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में 3 एंजाइम होते हैं। बस यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस में कितने एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं। देयर आर 3 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस। आंतीय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम? नंबर 1 पे लिखो माल्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? माल्टेज। मैंने बताया था जिस शब्द के आखिर में एज लगा हुआ होता है वो एंजाइम होता है। दूसरा जो एंजाइम होता है इसमें, वो होता है सुक्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम प्यारे बच्चों? सुक्रेज एंजाइम। और जो तीसरा एंजाइम होता है उसको बोलते हैं लैक्टेज एंजाइम। सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इंटेस्टाइनल जूस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। मैम एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जामिनर पूछेगा सुक्रेज कौन से जूस में होता है? तो इंटेस्टाइनल जूस में, आंतीय रस में। आपसे पूछे सुक्रेज एंजाइम कौन सा ऑर्गन बनाता है, कौन सी ग्रंथि बनाती है, तब आप क्या कहोगे? वो स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है, वो छोटी आंत बनाती है, वो छोटी आंत बनाती है ना? जी मैम। अब ये माल्टेज किसका डाइजेशन करता है? सुक्रेज किसका करता है? लैक्टेज किसका करता है? ये तीनों ही एंजाइम डाइजेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का। अब आप कहोगे मैम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो आप पढ़ा चुकी हो। अरे कहां पढ़ा दिया? मैंने एक शब्द कम से कम 20 बार बोला, एक लाइन बोली 20 बार। मैंने कहा था, क्या मैंने आपसे कहा था कि हम अधिकतर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। इसका मतलब हम कार्बोहाइड्रेट किसी और फॉर्म में भी खाते होंगे। जी मैम खाते हैं। अधिकतर कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं, तो बाकी किस फॉर्म में खाते हैं? बाकी हम लैक्टोज की फॉर्म में खाते हैं, हम सुक्रोज की फॉर्म में खाते हैं, हम आप अभी ये पढ़ोगे फ्रक्टोज की फॉर्म में खाते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। लेकिन अधिकतर किसकी फॉर्म में खाते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। अब क्या होता है सुनो, तो जो बाकी के कार्बोहाइड्रेट हैं, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया था। याद है पिछली क्लास कि स्टार्च को माल्टोज में पूरे तरीके से तोड़ने का काम अमाइलेज ने कर दिया था। अब जो माल्टोज है उस माल्टोज को तोड़ेगा माल्टेज एंजाइम। कैसे तोड़ेगा? तो समझो, जो माल्टोज आया था उस माल्टोज के ऊपर कौन सा एंजाइम अटैक करेगा? अटैक का मतलब है उसको तोड़ेगा, तो वो करेगा माल्टेज एंजाइम। माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, और किस में तोड़ता है? 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में तोड़ देता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, पहला मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 2 ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ दिया। अब माल्टोज का 100% डाइजेशन खत्म हो गया। ये देखो 100% जो माल्टोज है वो ग्लूकोज की फॉर्म में आ गई है ना? चलो नेक्स्ट सुनो, अगला जो लैक्टेज एंजाइम है वो क्या करता है? वो लैक्टोज को तोड़ता है।
अब आप कहोगे मैम ये लैक्टोज किस में होता है? अरे भैया दूध में ही होता है। अब आप कहोगे मैम दूध को तो पचा चुके थे हम पहले ही, आपने पढ़ाया था रेनिन जो है वो कैसीन को पैरा कैसीन में तोड़ता है। अरे भूल गए क्या? कैसीन तो एक प्रोटीन होती है और हम बात कर रहे हैं लैक्टोज। दूध में प्रोटीन भी होती है केसीन, और लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट शर्करा भी होता है। तो वहां तो दूध का प्रोटीन बचा था, अब दूध का क्या बचेगा? कार्बोहाइड्रेट। पता है ये लैक्टोज किस में होती है? मिल्क में होती है। इसको मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, इसको दूध वाली शर्करा के नाम से जाना जाता है। बेटा ये दूध में होती है। वो दूध का प्रोटीन पचा था पेट में, रानी ने पचाया था। ये दूध की कार्बोहाइड्रेट है, ये दूध की शर्करा है। तो लैक्टोज के ऊपर अटैक करता है कौन सा एंजाइम? लैक्टेज एंजाइम। और लैक्टेज क्या करता है? इस लैक्टोज को तोड़ देगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज में। हिंदी में सेम नाम है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज में तोड़ दिया। अब आपका दूध पूरे तरीके से पच गया, दूध का प्रोटीन पच गया, दूध की कार्बोहाइड्रेट भी पच गई 100%। अब जो तीसरा एंजाइम है वो पचाता है सुक्रोज को। अब आप कहोगे मैम सुक्रोज किस में होता है? अरे सुक्रोज चीनी है, चीनी से बनी हुई मिठाई खाते हो, चीनी आप चाय में पीते हो, कहीं भी आप चीनी खा रहे हो, उस चीनी में सुक्रोज है। इस सुक्रोज को तोड़ेगा कौन सा एंजाइम? सुक्रेज एंजाइम। और किस में तोड़ता है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में प्लस एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज में। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। ये लो बच्चों, अब सुक्रोज का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो मैंने कहा हम अधिकतर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं, तो बाकी के कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में खाते हैं? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज की फॉर्म में खाते हैं। और इसी माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज को तोड़ने का काम तीन एंजाइम ने किया। कौन कौन से ने? माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। और ये तीनों एंजाइम किस में होते हैं? तो हमारी छोटी आंत एक रस निकालती है, एक जूस निकालती है, जिस जूस को आंतीय रस या इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं ये तीन एंजाइम। अब मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? एग्जामिनर पूछेगा कि भैया माल्टेज एंजाइम माल्टोज को जब तोड़ता है तो माल्टोज से क्या मिलता है? तो आप करके आओगे 2 अणु ग्लूकोज के मिलते हैं। एग्जामिनर पूछेगा एक लैक्टोज टूटता है तो कितना ग्लूकोज? एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज मिलता है। एग्जामिनर पूछेगा सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? सुक्रेज। कहां होता है? छोटी आंत में। किसने बनाया? छोटी आंत ने। कौन से जूस में बनाया? इंटेस्टाइनल जूस में बनाया। ये लो, खत्म खत्म। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटी आंत का पहला हिस्सा था ड्यूडेनम। यहां पे कार्बोहाइड्रेट पूरे तरीके से पच गई, यहां पे प्रोटीन पच गई और यहां पे फैट पच गया। तो क्या मैं ये लिख सकती हूं कि छोटी आंत का जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा होता है, इसी हिस्से में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है? जी मैम, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डाइजेशन शुरू कहां से हुआ? मुंह से। पाचन खत्म कहां हुआ? पाचन खत्म हो जाता है छोटी आंत में। और छोटी आंत के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है और सबसे ज्यादा पचता है? तो आंसर होगा ड्यूडेनम। आंसर होगा ड्यूडेनम। अब ऐसे क्वेश्चन में कभी अटकना नहीं है। शुरू कहां से हुआ? पाचन, मुंह से। खत्म कहां हुआ? छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से हिस्से में? ड्यूडेनम में। ये लो, ड्यूडेनम में डाइजेशन खत्म खत्म। यहां तक जितना खाना पचना था पच गया। अब आगे जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना नहीं पचेगा। क्यों मैम? क्योंकि आगे एंजाइम्स ही नहीं होते और एंजाइम्स ही तो डाइजेशन करवाते हैं। तो अगर जितना खाना पचना था वो यहां पच गया तो मैम ने साफ साफ लिख दिया बोर्ड पे, डाइजेशन कंप्लीट्स हियर।
कहां पर? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में डाइजेशन खत्म, जितना होना था उतना हो गया। अब ये ड्यूडेनम कैसा है? सी के आकार का छोटी आंत का पहला हिस्सा है। अब आप नोट डालकर एक पॉइंट लिख लेना अगली स्लाइड पे, ठीक है? इस ड्यूडेनम में मैं नोट डाल के लिखवाती हूं आपको, एक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन ग्रंथियों को बोलते हैं बर्नर्स ग्लैंड। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट जो मैं आज क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें भी ये क्वेश्चन है, बर्नर्स ग्लैंड कहां पाई जाती हैं? हिंदी में सेम नाम है, बर्नर ग्रंथियां बोल देते हैं। बर्नर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? तो आप करके आना SI का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाई जाती हैं। मैम छोटी आंत के तो 3 हिस्से होते हैं, कौन से में पाई जाती हैं? तो छोटी आंत के ड्यूडेनम में पाई जाती हैं बर्नर्स ग्लैंड्स। मैम क्या काम है इन बर्नर्स ग्लैंड का? FN का मतलब होता है फंक्शन। क्या काम करती हैं बेटा? ये सिक्रीट करती हैं म्यूकस। क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूकस, श्लेष्मा। और ये जो म्यूकस होता है ये नेचर से कैसा होता है? एल्केलाइन होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये एल्कलाइन नेचर का मतलब इनकी पीएच 7 से ऊपर होती है। जब भी पीएच का मान 7 से ऊपर होता है तो उसको एल्कलाइन नेचर बोलते हैं। अब ये क्यों? बेटा छोटी आंत में खाना कहां से आया था? पेट से। और पेट वाले खाने में तो एसिड था, जिसकी वजह से उस खाने की पीएच क्या थी? बहुत कम थी। अरे भाई जो खाना पेट में था उसकी पीएच तो 1.5 से 2 थी। अब इतनी पीएच वाला खाना अचानक से छोटी आंत के ड्यूडेनम में आ गया तो भाई वहां तो जलन पैदा हो जाएगी। तो उसी जलन को पैदा होने से बचाने का काम कौन करता है? ये ग्रंथियां। ये ग्रंथियां छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में पाई जाती हैं। ये एक म्यूकस निकालती है। ये म्यूकस एल्कलाइन नेचर का होता है जो खाने की पीएच को न्यूट्रल कर देता है। जो पेट से खाना आता है वो हाईली एसिडिक आता है, वो बहुत ज्यादा अम्लीय आता है, और ये बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है, एल्कलाइन नेचर का है। तो पेट से खाना आता है, उसकी पीएच को ये न्यूट्रल कर देता है, ताकि भैया छोटी आंत में खाने से जलन वलन ना हो, क्योंकि पेट में तो बहुत एसिडिक खाना था, है ना? मेरी बात समझना ये बात। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है? बर्नर्स ग्लैंड कहां होती है? छोटी आंत में। कहां होती है? ड्यूडेनम में। क्या करती है? म्यूकस बनाती है। म्यूकस का नेचर क्या है? एल्कलाइन। ये क्या करता है? खाने की पीएच को, जो पेट से खाना आया उसकी पीएच को न्यूट्रल कर देता है। एक लाइन में बताऊं, हमारी छोटी आंत को जलने से बचाता है भैया। बस इतना याद कर लो। ये नोट डाल के मैंने लिखवा दिया आपको पॉइंट। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म हो गया पूरी तरीके से। अब खाना कहां जाएगा? इस फोटो में देखो अच्छे से, ये वाली फोटो देखो आप, ठीक है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला हिस्सा था, यहां डाइजेशन खत्म हो गया। अब खाना जाएगा जेजुनम और इलियम में। अब मैम खाने का डाइजेशन तो खत्म हो गया, अब क्या होगा आगे? अरे भैया जो खाना खाया है उसको पचा तो लिया, अब उस खाने को पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा, अवशोषण करवाना पड़ेगा। आपने खाना खाया, खाना पच गया, तो भाई पचे हुए भोजन का अगर अवशोषण नहीं करवाओगे, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वो तो भैया सुबह बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो फिर खाना खाने का मतलब क्या हुआ? फिर काय को खाया था खाना? हाँ, फिर क्यों खाया था खाना? तो समझ रहे हो? तो अब जेजुनम और इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, भोजन का अवशोषण होता है। और सबसे ज्यादा अवशोषण कहां होता है? तो इलियम में होता है। जेजुनम का तो बेचारे का एक ही काम है, जो पीछे से खाना आया उसको इलियम में ट्रांसफर कर देता है। जेजुनम से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, एग्जाम में ना आता है। जेजुनम का काम ही यही है कि जो पीछे से ड्यूडेनम से खाना आया, इसे नहीं मतलब पचा बिना पचा जो भी हो, ये क्या करता है, जो यहां से आता है उसको ऐसे ऐसे पेरिस्टालसिस करता 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 इस इलियम में भेज देता है, इलियम में भेज देता है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि ड्यूडेनम वाले खाने को इलियम तक कौन भेजता है, तो आपका आंसर क्या होगा? जेजुनम भेजता है।
क्योंकि ये बीच में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स में, तो इसका काम है पीछे कुछ जो आया है उसको आगे भेजना। अब इलियम में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से पूछे जाने वाला। इसी साल ग्रुप डी में, एएलपी में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब लिखेंगे हम तीसरा हिस्सा इलियम, जो सबसे बड़ा है छोटी आंत का। जैजुनम में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है, ना एग्जाम में आता है। इलियम, इलियम हिस्सा, और इलियम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा है, लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा है, लिख लेना। अब इलियम में क्या होता है, स्टार करके लिख लेना। स्टार का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, स्टार करके लिखो। इलियम में 3 स्टार कर लेना, ये तो बहुत बार आता है। इलियम में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इलियम वो हिस्सा है जहां पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड लिख लो, क्योंकि खाना पीछे से आया है, ड्यूडेनम से वो डाइजेस्टेड आया है, उसी का ही एब्जॉर्प्शन होगा। या मैं लिख सकती हूं ऑब्लिक लगा के न्यूट्रिएंट्स, बात तो एक ही है। जो पचे हुए भोजन में पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण करने क्या काम किसका है, इलियम में। तो हिंदी में लिखो पचित भोजन का अवशोषण या पचित पोषक तत्व का अवशोषण करवाना। यहां पर होता है पचित भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होता है बेटा। इस हिस्से का काम होता है भाई, जो खाना पच गया, जिस खाने से एनर्जी लेनी है उस खाने का एब्जॉर्प्शन करवाना, अवशोषण करवाना। कैसे होता है वो सुनो। इस इलियम में होती हैं ऐसे उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं, ऐसी ऐसी होती हैं बेटा। इलियम वाले हिस्से में कुछ फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, उंगली के आकार की, फिंगर जैसी। इनको कहा जाता है इंग्लिश में विलाय, इंग्लिश में विलाय। हिंदी में इनको विली बोलते हैं, हिंदी में इनको दीर्घ रोम बोलते हैं, हिंदी में इनको दीर्घ अंकुर बोलते हैं। इनमें से कोई भी शब्द आ गया तो आप करके आ जाना हिंदी मीडियम वालों। छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से में कुछ उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम विलाय या दीर्घ रोम कहते हैं। मैम पहले दिखाओ, चलो दिखाते हैं आपको। ये देखो, ऐसी होती है छोटी आंत में, ऐसी होती है विलाय, दिख रही है ना, ये विलाय हैं ऐसी। और ये इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विलाय कहां पाई जाती हैं। तो विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में पाई जाती है। इनका काम क्या है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करवाना। जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण कर लेती हैं ये। क्यों? क्योंकि इनके पास होता है सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। ये क्या करती हैं, आप लिख लेना, दे इंक्रीजेस सरफेस एरिया। ये सतही क्षेत्र को बढ़ाने का काम करती हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर जगह मिल जाती है और इस हिस्से में ऐसे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ऐसे पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण हो जाएगा, ऐसे 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 खंबे के जैसी सेल्स होती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो टिश्यूज होते हैं उनको कॉलमनार टिश्यू कहते हैं। और ये अभी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये जो विलाय होती हैं उनमें कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, लिख लेना, इनमें कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। खैर ये तो टिश्यू के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। कॉलम का मतलब होता है खंबा, खंबे के आकार के लंबे लंबे टिश्यूज होते हैं। हिंदी में बोलते हैं स्तंभाकार उपकला उत्तक। प्यारे बच्चों, एएलपी के एग्जाम में अभी आया था, अभी एएलपी का जो एग्जाम हुआ है 10-12 दिन पहले, उसी में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। ये
स्तंभाकार उपकला उत्तक, इनमें लंबी लंबी खंबे जैसी सेल्स वाले टिश्यूज होते हैं और इन्हीं खंबे जैसी सेल्स के पास सरफेस एरिया होता है बहुत ज्यादा, और इसी सरफेस एरिया की वजह से यहां पर डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, यहां पर पचित भोजन का अवशोषण हो जाता है। बाद में क्या होता है, बाद में यहीं पर अंदर की तरफ ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, ये सारा पचा हुआ भोजन खून में मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होता है, और ब्लड की सहायता से हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन के पास पहुंच जाता है। ऐसे ये पचा हुआ भोजन खून में मिक्स होएगा, और खून तो 24 घंटे 7 दिन ऐसे हमारे बॉडी में घूम रहा होता है। तो खून में डाइजेस्टेड फूड है, जब ये खून ब्रेन के पास जाएगा तो ब्रेन के पास भोजन पहुंच गया, लीवर के पास गया तो लीवर के पास, किडनी के पास गया तो किडनी के पास, तो सबके पास डाइजेस्टेड फूड पहुंच गया, सबके पास एनर्जी पहुंच गई भैया। और डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, आप खाना क्यों खाते हो, ताकि हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी मिले, ताकि हमारे शरीर की जो मशीन है ये, इस मशीन में एनर्जी रहे, पावर रहे, उसी पावर से तो हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का उद्देश्य खत्म। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ही उद्देश्य था आपके खाना खाने का, कि आप जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी मिल जाए। अब एनर्जी कैसे मिली, तो ऐसे मिली। अब एग्जाम के क्वेश्चन सुनो। एग्जामिनर पूछता है डाइजेस्टेड फूड या न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण कहां होता है, छोटी आंत में। किस हिस्से में होता है, इलियम में। जिस जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, विली। एग्जामिनर पूछता है छोटी आंत के उस हिस्से का नाम बताओ जिसमें उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। आंसर होगा विलाय या दीर्घरोम। एग्जामिनर क्वेश्चन जैसे एएलपी के एग्जाम में पूछा कि जो विलाय होती हैं छोटी आंत के अंदर, उनके अंदर कौन से टिश्यू होते हैं, लंबी लंबी सेल्स वाले टिश्यूज, खंबे जैसी सेल्स, ऐसे याद कर लेना जैसे उंगली जैसे, खंबे जैसी, कॉलमनार टिश्यूज होते हैं, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। लो खत्म, डाइजेस्टेड फूड यहां पे रह गया। अब जो बिना डाइजेशन के आया था, जो अनडाइजेस्टेड फूड आया था ना बच्चों, इस हिस्से में तो डाइजेस्टेड है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहां पर अनडाइजेस्टेड फूड आया था। कैसा आया था, अनडाइजेस्टेड, बिना पचा हुआ भोजन। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये इलियम से आगे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अपचित भोजन, अपचित भोजन का मतलब होता है बिना पचा हुआ। ये आगे कहां ट्रांसफर हो गया, एलआई, एलआई का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में गया। अरे कैसे गया, देखो यहां पर ध्यान से मेरे साथ, ये देखो, ये दिख रहा है, जहां जहां मैं पेन चलाऊंगी वहां देखना, ये इलियम था। हाँ मैम, ये इलियम था। इलियम में जितना अवशोषण होना था हो गया। अब बिना पचा हुआ भोजन जो इलियम है वो इस बड़ी आंत में, ये दिख रही है आपको, इस बड़ी आंत में भेज देगा। और बड़ी आंत में जो बिना पचा हुआ खाना है वो वेस्ट फूड में बदल जाता है, वो मल में बदल जाता है। और फिर इसी मल को आप त्याग देते हो, आप अपने शरीर से बाहर निकाल देते हो। तो मेरे कहने का मतलब है डाइजेशन खत्म कहां हुआ, छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण कहां हुआ, छोटी आंत में। अब बिना पचा हुआ भोजन कहां चला गया, तो बिना पचा हुआ भोजन यहां आ गया। ये है आपका बड़ा आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इस तो ये बिना पचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड आगे कहां ट्रांसफर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में चला गया। अब कैसे, तो बेटा छोटी आंत का इलियम और बड़ी आंत का जो पहला हिस्सा होता है जिसको सिक्कम कहते हैं, उनके बीच में एक वाल्व होता है, कपाट होता है, दरवाजा होता है। वो दरवाजा खुलता है, वो चला जाता है, जिसको एलियोसिक्कल वाल्व कहते हैं। अभी पढ़ाएंगे आपको। तो खाना कहां चला गया, आप कैसा खाना, बिना पचा हुआ, अनडाइजेस्टेड, जो आगे अब फीकल बन गया, मल बन गया, खराब भोजन बन गया, जिसको आप निकाल देते हैं शरीर से बाहर, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो लिख दो अगला, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत,
बड़ी आंत नाम में बड़ी है लेकिन लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है। फिर मैम क्यों बड़ी आंत को हम बड़ी आंत कहते हैं, अभी बताते हैं आपको। बड़ी आंत की लेंथ, लंबाई जो होती है वो सिर्फ 1 से 1.5 मीटर होती है। हाँ, सिर्फ इतनी होती है। जबकि इसका जो डायमीटर होता है, इसका व्यास जो होता है वो 3 इंच का होता है। छोटी आंत की लंबाई आपको याद है, छोटी आंत 6 से 6.5 मीटर की थी, लेकिन छोटी आंत का डायमीटर कम था, 1 इंच का था। याद रखना, बड़ी और छोटी आंत में लंबाई बड़ी आंत की कम होती है, छोटी आंत की ज्यादा होती है। एक घर में 2 बहनें हैं, छोटी वाली बहन की लंबाई ज्यादा है, बड़ी वाली बहन की लंबाई कम है। फिर मैम इसको बड़ी आंत क्यों बोला, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है। छोटी आंत का डायमीटर 1 इंच का होता है, बड़ी आंत का 3 इंच का होता है, तो हम इसको डायमीटर की वजह से बड़ी आंत बोलते हैं, ना कि लंबाई की वजह से। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है छोटी आंत बड़ी आंत में लंबाई ज्यादा किसकी है, तो भाई छोटी आंत की है ज्यादा। ठीक है जी, हाँ जी मैम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से होते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से थे, वैसे लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से मैम? पहला होता है सिक्कम, इसको सिक्किम मत लिख देना, इट इज सिक्कम। नंबर 2 पे जो होता है उसको बोलते हैं कोलोन भाग, सबसे बड़ा भाग होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का, कोलोन। और नंबर 3 पे जो होता है उसको कहते हैं रेक्टम। इसी सीक्वेंस से याद करने बेटा, उल्टी पुल्टी सीक्वेंस नहीं चल पाएगी। रेक्टम, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम तीनों बड़ी आंत के हिस्से हैं, जबकि ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम छोटी आंत के हिस्से होते हैं। ये कोलोन सबसे बड़ा होता है, ये लार्जेस्ट होता है, ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा है। अभी आपको दिखाते हैं फोटो में, ये सबसे बड़ा भाग है बड़ी आंत का, सबसे बड़ा भाग। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा कौन सा है? सिक्कम। दूसरा हिस्सा कौन सा है? कोलोन। तीसरा हिस्सा कौन सा है? रेक्टम। अब मैं आपको ये तीनों दिखाती हूं पहले फोटो में। देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला हिस्सा है, ये इलियम है प्यारे बच्चों, सुनो, ये इलियम है जी मैम, ये इलियम है। अब इलियम पे आपकी छोटी आंत खत्म होगी। अब इलियम और इस सिक्कम के बीच में एक यहां पे वाल्व होता है, एक कपाट होता है, और इस वाल्व को बोलते हैं इलियोसिक्कम वाल्व। लिखो अपने नोट्स में, इलियोसिक्कम वाल्व। हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में बोलते हैं इलियोसिक्कल या सिक्किम वॉल। ठीक है, इलियोसिक्कल या सिक्कम कपाट हो जाता है बेटा, ये कपाट। कपाट का मतलब होता है दरवाजा, कोई आया तो खुल गया, कोई नहीं आया तो बंद हो गया। तो यहां से बिना पचा हुआ खाना जैसे ही आएगा, ये वाल्व होता है, ये ऐसे खुल जाता है, खुल गया तो सारा बिना पचा हुआ खाना यहां आ गया। इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम? सिक्कम। जैसे ही खाना आ गया, ये वाल्व बंद हो जाएगा, नहीं तो फिर खाना वापस जा सकता है ना यहां से, फिर तो वो अंदर ही अंदर घूमता रहेगा भैया, निकलेगा कहां से शरीर से बाहर, अंदर ही अंदर घूमता रहेगा फिर तो, समझ रहे हो? तो एग्जामिनर पूछता है इलियोसिक्कम वॉल या इलियोसिक्कल वाल्व कहां होता है। इसको सिक्कम या सिक्कल दोनों स्पेलिंग सही है, ठीक है। इलियोसिक्कल भी बोल सकते हैं ऐसे, इलियोसिक्कल वाल्व कहां होता है। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे छोटे आंत के इलियम और बड़ी आंत का जो पहला भाग है जिसको सिक्कम कहते हैं, उनके बीच में एक कपाट, एक दरवाजा होता है जिसको इलियोसिक्कल वाल्व या इलियोसिक्कम वाल्व कहते हैं। राइट? जी मैम, जी मैम। चले, तो अब बिना पचा हुआ भोजन सारा कहां आ गया? इस सिक्कम में आ गया। ये रहा सिक्कम, ये हिस्सा सिक्कम कहलाता है, ये वाला। फिर ये जो लंबा सा नली जैसा है, इसको कोलोन कहते हैं, ये कोलोन है बड़ा सा। फिर ये पाउच, थैली नुमा जो ऑर्गन है, इसको रेक्टम कहते हैं। और रेक्टम का आखिरी हिस्सा जिसको हम एनस कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा फलाना इंसान को एनस कैंसर हो गया, एनस कैंसर से डेथ हो गई उनकी, आपने सुना होगा, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी मैम। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा कौन सा है? सिक्कम। दूसरा कौन सा है? आपका कोलोन। और तीसरा पाउच जैसा, थैली का जैसा, एन आपका रेक्टम। रेक्टम का मुंह जो होता है, रेक्टम का आखिरी हिस्सा होता है, उसको एनस कहते हैं। आगे मेरी बात समझ में? जी मैम। सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। अब आ जाओ, ये जो सिक्कम होता है इसमें क्या होता है? अब यहां से बड़ी आंत से सिर्फ 5 क्वेश्चन बनेंगे, 5 एग्जाम में आते हैं। क्या क्या? पहले पॉइंट लिखो,
ये जो सिक्कम हिस्सा है इसे कहा जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया। वैसे सिक्कम और कोलोन को दोनों को ही कहा जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया। ये भाग कहलाते हैं बैक्टीरिया का घर। इन दोनों भाग में बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं, ज्यादा सिक्कम में होते हैं, कोलोन में भी हो सकते हैं। इन्हें कहा जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं का घर कहा जाता है बेटा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बड़ी आंत के कौन से हिस्से में बैक्टीरियाज होते हैं, तो सिक्कम कोलोन। ज्यादा किस में होते हैं? सिक्कम में, लेकिन कोलोन में भी थोड़े बहुत होते हैं। दूसरा, ये जो सिक्कम है इसमें एक वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। मैम ने पढ़ाया था ना अपेंडिक्स के बारे में। मैंने कहा था अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। क्या है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं मैम? ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे शरीर में हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, उनको हम अवशेषी अंग कहते हैं, जैसे अपेंडिक्स। अब मैं आपको दिखाती हूं ये अपेंडिक्स होता कहां है। ये बड़ी आंत के सिक्कम हिस्से में होता है। ये रहा कीड़े के आकार का, ऐसा होता है। इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वोम का मतलब, वर्मी का मतलब होता है कीड़ा, कीड़े के आकार का। ये रहा अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है लेकिन किसी काम का नहीं है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि पहले जब हम बंदर थे तो हम घास फूस खा लेते थे। आजकल के बंदर तो केले अमरूद खाते हैं। पुराने जमाने में बंदरों को केले अमरूद कहाँ मिलते थे? घास फूस खाते थे। तो घास फूस में होता था सेल्यूलोज, और उसी सेल्यूलोज को पचाने के लिए ये अपेंडिक्स एंजाइम बनाता था। तो उस समय ये काम आता था। लेकिन अब हम बंदर नहीं है, अब तो हम इंसान बन गए, तो अब हम घास फूस नहीं खाते हैं। तो बेटा अब हमारे बॉडी में इस अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, लेकिन ये अपेंडिक्स है आज भी। कभी कभी क्या होता है, इस अपेंडिक्स के अंदर कचरा भर जाता है, बहुत ज्यादा वेस्ट आके यहाँ फंस जाता है, जिसकी वजह से अपेंडिक्स की मसल्स फूल जाती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनमें सूजन हो जाती है। फिर बहुत तेज सा आपको यहाँ पे दर्द होगा, है ना, इंटेस्टाइन के नीचे के वाले हिस्से में आपको दर्द होगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा अरे आपका तो अपेंडिक्स फूल गया है। तो डॉक्टर स्टार्टिंग में कुछ दवाई देता है, जिससे पेन किलर देता है, जिससे आपका दर्द वर्द ठीक हो जाए। अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर कहेगा आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देंगे हम। डॉक्टर ऑपरेशन में इसको कट कर देता है यहां पर और डस्टबिन में डाल देता है। ऐसे किसी काम का नहीं है। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, एक अवशेषी अंग है। लेकिन एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर को तो कीड़ा है, वो तो पूछेगा कि भैया जो अपेंडिक्स है वो कहां होता है? तो बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत के किस हिस्से में होता है? तो सिक्कम में होता है। ये आपको याद रखना है। कर लोगे? जी मैम। अब देखो, मैंने कहा कि ये जो सिक्कम और कोलोन होता है इसको हम हाउस ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरियाओं का घर है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत में बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं। कौन से जीवाणु? अगर आपसे पूछे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो बेटा इस्चारिया कोलाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ई कोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं। बड़ी आंत के सिक्कम और कोलोन हिस्से में ई कोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया है तो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। जी हां। हम क्यों हैं? अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे बॉडी के लिए गुड बैक्टीरियाज हैं। गुड बैक्टीरियाज का मतलब क्या होता है? अच्छे बैक्टीरिया है। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बेटा। जो बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाते हैं, जो बैक्टीरिया हमें बीमारियां करते हैं, उनको हम बैड बैक्टीरियाज कहते हैं। ये तो गुड है बेटा। गुड का मतलब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब ये बैक्टीरिया करते क्या हैं, तो वो मैं अगली स्लाइड में पढ़ा रही हूं आपको। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो पीछे से स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड आया था, अरे भाई छोटी आंत से बड़ी आंत में जो खाना आया था वो बिना पचा हुआ आया था, वो अपचित भोजन आया था, बिना पचा हुआ आया था। जी मैम, अनडाइजेस्टेड आया था। अब इस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया घुस जाएंगे उसके अंदर और क्या करेंगे? इसको सड़ा देंगे, गला देंगे। अरे बैक्टीरिया का काम ही क्या होता है? केले में बैक्टीरिया लग गया, केला सड़ गया। बैक्टीरिया का काम होता है सड़ाना, गलाना। इस अनडाइजेस्टेड फूड को सड़ा देंगे, गला देंगे
और जब ये अनडाइजेस्टेड फूड सड़ जाता है, गल जाता है, तो बेटा इससे बदबू आना शुरू हो जाती है और इसी को आप वेस्ट फूड कहते हैं। इसको आप अपशिष्ट भोजन कह सकते हैं या फीकल कह सकते हैं। फीकल का मतलब होता है मल, मल मूत्र, बहुत सुना होगा ना आपने। अपशिष्ट भोजन या इसी का दूसरा नाम होता है बेटा फीकस या फीकल। फीकस आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फीकल कहते हैं इसको, मल कहते हैं। मल बन गया, बिना पचा हुआ खाना आया था, उसमें बैक्टीरिया ने सड़ा दिया, गला दिया, वो मल बन गया। अब ये बैक्टीरिया हमारा इतना क्यों फायदा कर रहा है? सुनो, ये जो बैक्टीरिया है, कौन सा? ई कोलाई बैक्टीरिया, स्टेरिया कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। इसको हमने घर दे दिया, घर दिया ना। अरे भैया, इसको हाउस दिया हमने, घर दिया कहां कि हमारी बड़ी आंत में रहो। इसको आपने घर दे दिया। और पता है ये बैक्टीरिया थोड़ा बहुत ये अनडाइजेस्टेड फूड भी खा लेता है। अब बैक्टीरिया कितना खा लेगा? ना के बराबर। आपने इसको फूड दे दिया, उसको भोजन दे दिया, इसको खाना दे दिया, घर दे दिया इस बैक्टीरिया को और खाना दे दिया आपने। जी हाँ मैम, तो बैक्टीरिया के तो मजे ही मजे हो गए, घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है। इसने क्या किया? इसने अनडाइजेस्टेड फूड को वेस्ट फूड में बदला। और दूसरा, ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारी बड़ी आंत में 2 विटामिन बना के डालता है। कौन कौन सी? एक तो विटामिन के और दूसरी विटामिन B12। इस बैक्टीरिया के बॉडी में 2 विटामिन बनती हैं, विटामिन के और विटामिन B12। तो इस बैक्टीरिया को हमने घर दिया, खाना दिया। इसने हमें 2 विटामिन दिए, बहुत जरूरी, विटामिन के और विटामिन B12 दे दिए। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वेस्ट फूड में बदल दिया इसने। इसका भी फायदा, हमारा भी फायदा। हमें विटामिन मिल रहे हैं इससे, इसे हमने घर दे दिया, खाना दे दिया। और सुनो, इन दोनों का फायदा है। ई कोलाई बैक्टीरिया का भी फायदा है और हमें क्या मिल गए? विटामिन के और विटामिन B12 मिल गए। और ऐसे जीव, 2 अलग अलग प्रजाति के जीव, ये बैक्टीरिया है, हम ह्यूमन है, 2 अलग अलग प्रजाति के जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। इसको हम सहजीवन संबंध कहते हैं। सह का मतलब साथ में, जीवन का मतलब जीवन, संबंध का मतलब संबंध बना के रखते हैं। ये लो, अब एग्जाम में, अरे खुशी अभी नहीं हुई है बेटा, फिजिक्स की क्लास हो जाएंगी कल से शुरू आपकी। काहे को ये खुशी? देखो, बैच लेने के बाद कोई सुनता नहीं है बेटा। टेक्निकल टीम का एक नंबर है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए सैलरी देती हूँ मैं उनको, आप उनसे बात करो। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, है ना। चलो, मैं तुम्हारा मैसेज देखूं, तुम्हारे जैसे हजारों बच्चे हैं, सबका मैसेज देखूं, मैं पढ़ाऊंगी कब मैं। सुनो, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? हाउस ऑफ बैक्टीरिया किस ऑर्गन को कहा जाता है? बड़ी आंत को। कौन से बैक्टीरिया रहते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो बेटा अनडाइजेस्टेड फूड को वेस्ट फूड में बदल देते हैं। और ई कोलाई बैक्टीरिया कौन कौन सी विटामिन ह्यूमंस की बड़ी आंत में डाल देते हैं? विटामिन के, विटामिन B12। और आपसे पूछेगा B3 नहीं बेटा, B12। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भैया ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं जिसमें 2 अलग अलग प्रजाति के जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। हमें ये कोई नुकसान नहीं दे रहा, हम इसे कोई नुकसान नहीं दे रहे भैया, दोनों ही सही है। तो इसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। एक मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, एक का फायदा होता है, एक का घाटा होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये आ गया वेस्ट फूड, फीकल आ गया, है ना, मल आ गया, मल में परिवर्तित हो गया वेस्ट फूड। जी मैम। अब ये मल इस सिक्कम से होता हुआ ऐसे कोलोन वाले हिस्से में ऐसे ऐसे गया, ऐसे जा रहा है। और कोलोन में जब जाता है तो इस मल में पानी भी होता है। अरे भैया, आप पानी भी तो पीते हो, सिर्फ खाना ही थोड़ी खाते हो, पानी भी तो पीते हो। खाना खाने के साथ, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बीच में, कैसे पानी तो कभी ना कभी तो पीते हो। तो इसमें से पानी का अब्जॉर्प्शन कोलोन में हो जाता है। हमारी बड़ी आंत जो है उसका जो कोलोन वाला हिस्सा है
ये क्या करता है, कोलोन वाले हिस्से में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो सिक्कम वाला पार्ट हमने पढ़ लिया, तो अब हम कोलोन पढ़ेंगे। तो अब लिखो नेक्स्ट हिस्सा कोलोन भाग। सिक्कम में इतने पॉइंट याद रखने हैं आपको, कोलोन। और कोलोन में बेटा एक काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्टार कर लो, मैंने बोला था न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, छोटी आंत के इलियम में, जबकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां होता है, अरे पानी का अवशोषण कहां होता है, तो बड़ी आंत में होता है। याद रखना, दोनों एग्जाम में आते हैं, स्टार कर लेना। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, कैसा भोजन, पचा हुआ। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है बेटा। दूसरा लिख दो, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब है आपने कोई दवाई ली है, ठीक है, वो वाली ड्रग नहीं, मेडिसिन लिख सकते हो आप। मिनरल का मतलब होता है खनिज तत्व है, जितने भी आपके खाने में मिनरल्स खाए हैं आपने, जैसे पोटेशियम केले में होता है, आयरन सोडियम आपका इसमें सेब में होता है, पानी में आयंस होते हैं, है ना। तो ये सारे खनिज तत्व, और ड्रग का मतलब है दवाई, इनका भी अवशोषण होता है यहीं पर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मिनरल्स, ड्रग्स, पानी का अवशोषण कहां होता है, तो बड़ी आंत में। न्यूट्रिएंट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनका अवशोषण कहां होता है, छोटी आंत में, ठीक है। तो अब आप सुनो मेरी बात ध्यान से। वेस्ट फूड आ रहा था, उस वेस्ट फूड में पानी भी था, तो वो सेमी लिक्विड था। अब पानी का अवशोषण यहां हो गया। अब जब आप किसी चीज में से पानी निकाल लेते हो तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो अब ये सारा का सारा वेस्ट फूड इस पाउच जैसे ऑर्गन में आ जाता है, यहां फीकल मल आ जाता है, यहां पे मल, और इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। बड़ी आंत का जो आखिरी हिस्सा होता है उसको हम रेक्टम कहते हैं। और रेक्टम कैसा होता है, इट इज पाउच लाइक ऑर्गन, यह थैलीनुमा अंग है। कैसा, थैलीनुमा जैसा। और इसमें क्या होता है, तो इस हिस्से में टेम्परेरी टाइम के लिए फीकल स्टोर होता है। फीकल स्टोर यानी मल का संग्रहण होता है। इस हिस्से में जो खराब खाना है, जो मल है, उसका स्टोर होता है, वो उसका भंडारण होता है। और जैसे ये पाउच भर जाएगा फीकल से, मल से, तो इस पाउच का जो आखिरी मुंह है, इसको एनस कहते हैं, इसको गुद्दा कहते हैं। एनस की ओपनिंग होगी, ये सारा फीकल आप एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे आप। और इसी के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खत्म। पूरा चैप्टर पढ़ाने में 6-7 क्लास लग गई, लेकिन क्या करें, बड़ा चैप्टर था, डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है मैडम की भी। तो छोटी आंत के इस हिस्से में बैक्टीरिया, अपेंडिक्स, यहां पे पानी, मिनरल, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, यहां पे मल जो है वो सॉलिड हो गया, ठोस हो गया, वो इस पाउच जैसे ऑर्गन में, रेक्टम में स्टोर होगा टेम्परेरी टाइम के लिए। बाद में आपको प्रेशर फील होगा, जब ये भर जाएगा तो भाई आप जाओगे और समझ ही गए होंगे, आप वेस्ट फूड निकाल के आ जाओगे, है ना। तो मैंने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू होता है, माउथ से, कहां खत्म होता है, एनस पे। तो हम ये पूरा पढ़ चुके हैं, ये माउथ और ये एनस लास्ट हिस्सा, इसी को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी को बोलते हैं पूरा का पूरा पाचन तंत्र। खत्म बच्चों, खत्म, चैप्टर खत्म। अब आपकी बारी, मैडम का काम यहां पे खत्म, आपका काम शुरू। हो जाओ बच्चों शुरू, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर करना शुरू कर दो, मैं नहीं बताऊंगी, आपका काम है। और रैपिड फायर, बहुत फास्ट फास्ट क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। इस पीडीएफ में टोटल कितने 140 से ऊपर क्वेश्चन हैं, मैं 20-30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, बाकी का आपका काम है लगाना। मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना बना पाओगे, आंख बंद करके बोल रही हूं मैं। हाँ, मैंने अभी तक पूरे नहीं देखे हैं क्वेश्चंस, लेकिन मुझे बिलीव है
कि आप लोग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ पाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन, वो कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में तोड़ा जाता है, जिसमें जो खाने के लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है? डाइजेशन है। डाइजेशन में हेल्प कौन करता है? एंजाइम। हम इसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सब कुछ पढ़ा चुकी हूं, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। आ जाओ नेक्स्ट। Which of the following is are not part of human digestive system? Human digestive system alimentary canal होता है मैम, 9 मीटर लंबा पाइप होता है। हार्ट आता है क्या एलिमेंट्री कैनाल में? नो मैम, हार्ट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जी हाँ मैम, लीवर डाइजेस्टिव ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथियां पाचन करवाने वाली ग्रंथियां हैं। ऐसे ही आपको मैंने पढ़ाया था पेनक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सारी तो क्या होती है बेटा? आप हार्ट नहीं होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल है वो 9 मीटर लंबा पाइप है। फिट में पूछेगा तो 33 फीट लंबा होता है। कहां से शुरू होता है? माउथ से, मुख से। कहां पे खत्म होता है? एनस पे। सब पढ़ा चुकी हूं। आ जाओ अगले प्रश्न पे। इन ह्यूमंस एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम डैश एंड एंड्स इन एनस। हमारा एलिमेंट्री कैनाल कौन से ऑर्गन से शुरू होता है? माउथ, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। मुख से शुरू हुआ और एनस पे खत्म हुआ तो यहां पर माउथ आएगा। अगला क्वेश्चन, इज आर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस। पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से पार्ट हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से हैं। तो बकल कैविटी कौन सी होती है? ये माउथ वाली कैविटी। तो माउथ तो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप, ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली। पेट, तो पेट भी आपका क्या होता है? ये वाला हिस्सा एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होता है। तो डी इज द राइट आंसर। सारे ही एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी। इनमें से कौन सा है जो हमारी बकल कैविटी में नहीं होता है? मुंह में, बकल कैविटी क्या होती है? मुंह में जीभ होती है, जी मैम। दांत होते हैं, जी मैम। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स पढ़ा चुकी हूं, जीभ पे होते हैं। जबकि एपिग्लोटिस नहीं होता है। अब ये एपिग्लोटिस क्या होता है? विंड पाइप में खाना जाने से बचाने वाला एक कैप होता है, उसको एपिग्लोटिस कहते हैं। ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाएंगे, एक कैप होता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। फ्रॉम विच ऑफ द पार्ट ऑफ द टंग सेंस द स्वीट टेस्ट। जीभ के कौन से हिस्से में मीठा टेस्ट फील होता है? तो सबसे आगे वाले हिस्से में तो मैम ने पढ़ाया था मीठा होता है। तो आगे वाले को क्या बोलते हैं? अपेक्स पार्ट या फ्रंट पार्ट? अरे भैया आगे वाले को क्या बोला जाता है? अपेक्स पार्ट या फ्रंट पार्ट। तो सबसे मीठा पार्ट कहां फील होता है? सबसे आगे वाले हिस्से में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। ह्यूमन टीथ आर डैश टाइप। मनुष्य के दांत कौन से प्रकार के होते हैं? मैंने कहा था हमारे दांत थीकोडोंट होते हैं, जी मैम। डायोफायोडोंट होते हैं, 2 बार आते हैं, जी मैम। अलग अलग शेप साइज के होते हैं, जी मैम। तो तीनों ही कैरेक्टर हमारे दांतों के हैं। तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चलो अगला हिंदी में पढ़ लेना। अगर सोनू के पास दूध के दांत हैं तो इनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? अरे भैया छोटे बच्चे में दूध के दांत आते हैं, कितने आते हैं? कितनी बार पढ़ाऊं? 20 दांत दूध के दांत होते हैं। बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, खुद को पता होना चाहिए। अगला, विच इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू टीथ इन अडल्ट। अडल्ट का मतलब है जिसकी उम्र 18 साल की हो गई है, उसके दांतों के बारे में कौन सा सही नहीं है? 18 साल के हो गए हो तो आप में टेम्परेरी टीथ होंगे कि परमानेंट? अरे भैया टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? कुछ ही दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए तो छोटे बच्चे में होते हैं। तो यही गलत है, यही आपसे पूछा था। अरे टेम्परेरी टीथ तो बच्चे में होते हैं, बड़े लोगों में तो परमानेंट होते हैं। अगला, ये स्थायी दांत होते हैं, जी हाँ। इनकी संख्या 32 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप में अकल की दाढ़ आ गई है 4 तो। ये हेट्रोडोंट होते हैं, जी हाँ। अलग अलग शेप साइज के होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। देयर आर एब्सेंट इन मिल्क टीथ। दूध के दांत में कौन से प्रकार का दांत नहीं पाया जाता? इसको तो स्टार करके लिखवाया था। देयर आर प्रीमोलर इज एब्सेंट इन मिल्क टीथ। दूध के दांतों में प्रीमोलर नहीं होता है, अग्रचवर्णक नहीं होता है। बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। आ जाओ अगला। इफ द डेंटल फॉर्मूला इज I22 PM11 PM22 और M33, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंसिजर्स।
अरे भैया मैंने कहा था डेंटल फॉर्मूला ऐसे बनता है, एक जबड़े में इंसीजर 2 हैं तो 4 जबड़ों में 2 को 4 से गुणा कर दोगे तो इंसीजर की संख्या कितनी आ गई? 8। तो पूछ रहा है इंसीजर कितने हैं? 8। बताया था ना ये गुणा करना ऐसे, है ना, सब बताया था। आ जाओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमंस दैट कम्स आउट वंस इन ए लाइफ टाइम? 20 दांत हमें जीवन में 2 बार आते हैं। हाँ जी मैम। और 12 दांत हमें लाइफ में 1 बार आते हैं। जी मैम। तो टोटल कितने हो गए? 32। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कितने दांत हमें जीवन में 1 बार आते हैं? तो 12। आ जाओ अगला। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मोनोफायोडोंट? आप सुनो, मोनोफायोडोंट का मतलब क्या होता है? जो एक ही बार आते हैं। बताया था ना, हमें हमारे दांत जो हैं वो डाइफायोडोंट 2 बार आते हैं, लेकिन कौन से दांत हैं जो जीवन में 1 ही बार आते हैं? हाँ जी, बच्चे में प्रीमोलर्स नहीं आते, जब बड़ा होते तब आते, तो वो 1 ही बार आए ना, 1 ही बार आए ना। तो प्रीमोलर्स जो होते हैं वो क्या है? आप बताओगे मोनोफायोडोंट। और अकल की दांत भी तो हमें जीवन में, अरे भैया 8 प्रीमोलर्स हमें 1 बार आते हैं और 4 अकल की दांत, तो 12 दांत हो गए ना हमें जीवन में जो 1 ही बार आते हैं। हाँ मैम, तो ये मोनोफायोडोंट है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पर। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया? बच्चे में 1 भी प्रीमोलर नहीं होता है, नहीं होता है। 4 अकल की दाढ़ आती है, तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो 12 दांत हमें लाइफ में 1 ही बार आते हैं ना, तो जो 1 बार आते हैं उनको मोनोफायोडोंट बोलते हैं। और 20 दांत हमें जीवन में 2 बार आते हैं तो इनको डाइफायोडोंट बोलते हैं। हाँ जी मैम, ये लो खत्म। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। जनरली विजडम टीथ अराइजेस। जनरली मैंने कहा था 18 साल के बाद आपको विजडम टूथ आते हैं। अब 18 के बाद कभी भी आ सकता है, 20, 22, 25, 30 साल में, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ टीथ? इनमें से कौन से हिस्से हैं जो दांत के हिस्से हैं? मैम ने पढ़ाया था दांत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्राउन होता है, बीच में गर्दन जैसा होता है जिसके अंदर पल्प कैविटी होती है, और रूट वाला भाग जहां पे आपके गम्स, आपके मसूड़े होते हैं, है ना। हाँ जी मैम। आ जाओ अगला क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ ए टूथ दैट ग्रो अबोव द गम्स इज कॉल्ड? अरे ये मसूड़े हैं, मसूड़े के ऊपर जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? मैंने कितनी बार पढ़ाया था, क्राउन पार्ट। ये सफेद वाला हिस्सा है, इसी फोटो में देख लो ना, ये क्राउन भाग है, यहां मसूड़े हैं आपके, तो ये क्राउन पार्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम क्राउन भाग बोलते हैं। और क्राउन पार्ट में ये हिस्सा डेंटिन, और डेंटिन की आखिरी लेयर इनामेल होती है, और इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सब तो पढ़ाया था। जी मैम। आ जाओ अगला। विद इन एवरी टूथ देयर इज ए कैविटी कॉल्ड? कह रहा है कि हमारा जो दांत होता है उसके अंदर एक कैविटी होती है। तो मैंने पढ़ाया था ना, दांत का ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, इसके बीच में एक गुहा होती है जिसको लुगदी गुहा बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है? मज्जा गुहा या पल्प कैविटी या लुगदी गुहा। ये लो अगला क्वेश्चन नंबर 19। हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ का बना हुआ होता है, और अब ये जो पीला रंग है, अब पीले का मतलब बहुत ज्यादा पीला नहीं, अंदर से पीला होता है, इसी पीले वाले हिस्से को हम डेंटिन कहते हैं। अब देखो, डेंटिन ऐसे अंदर की तरफ है, अब डेंटिन के बाहर जो सफेद रंग का होता है ऐसे, इसे हम इनामेल कहते हैं। तो इनामेल जो होता है वो सफेद होता है, और डेंटिन जो अंदर से होता है वो लाइट येलोइश, नॉट पीला। पीले में तो फिर दांत पीले हो गए, लाइट हल्का सा पीला, हल्का सा पेल येलो कलर, हल्का सा पीला। तो ये आपको बाहर वाला दिखता है, ये तो इनामेल दिखता है ना, ये तो इनामेल दिखता है आपको। तो डेंटिन के बाहर इनामेल होता है, इनामेल सफेद होता है, डेंटिन हल्का सा पीला होता है, हल्का सा पीला। ठीक है, चलो आ जाओ। दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बना के रखता है। ये लो, आपके दांत को सफेद रंग किसने दे रखा है? तो इनामेल ने दे रखा है, यही तभी पढ़ाया मैंने। हाँ जी मैम। चलो आ जाओ अगला। विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्यों होता है हार्ड? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के परसों के एग्जाम में कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आया था, क्या होता है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अरे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फॉस्फेट। और मैंने पढ़ाया था दांत हमारे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए थे, फॉर्मूले भी लिखवाए थे। विच इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी? अब यहाँ पे हार्डेस्ट टिश्यू का मतलब क्या है?
दांत वाले कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, तो इनामेल ऑफ टूथ, इनामेल ऑफ टूथ। अगला, इनामेल एंड डेंटाइन ऑफ आर टीथ आर मेनली मेड अप ऑफ। तो इनामेल और डेंटिन किसके बने हुए होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम फॉस्फेट, तो फॉस्फेट में क्या है? फॉस्फोरस। ये लो पढ़ाया था, कैल्शियम और फॉस्फोरस के सॉल्ट से बने हुए होते हैं। कैल्शियम का कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। फॉस्फोरस का कौन सा? कैल्शियम फॉस्फोट, कैल्शियम फॉस्फेट। आ जाओ अगला, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है कि हमारे दांत जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना? ये क्या करें, विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन सा सही है। अच्छा, आपसे पूछा है इंसिजर का काम कटिंग होता है, ये एरो लगेगा बीच में, और जो कैनाइन होते हैं उनके काम टीयरिंग। टीयरिंग का मतलब क्या होता है? चीर फाड़ करना। मोलर्स का काम ग्राइंडिंग, हाँ, और चू करना। बिल्कुल सही बात है, तो सही है ये, तो डी इज द राइट आंसर, कोई गलत ही नहीं है, सब सही है। आ जाओ अगला काम, द बकल कैविटी ओपन्स इन विच कॉमन पैसेज फॉर बोथ फेरिंग्स। ये फेरिंग्स आप छोड़ दो, ये आगे समझ में आएंगे। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको करवाऊंगी ये, ठीक है। आ जाओ, व्हेन स्वेलो, आप जब किसी चीज को स्वेल करते हैं तो प्रिवेंट द फूड इंटर इनटू विंड पाइप। हाँ, विंड पाइप में भोजन को जाने से बचाता है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस जो है विंड पाइप में पढ़ाते हैं अपन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईसोफेगस? ईसोफेगस यानी फूड पाइप की लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। जी मैम। अगला, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज नो डाइजेस्टिव फंक्शन? बहुत साफ साफ पढ़ाया था, बहुत साफ साफ पढ़ाया था। ईसोफेगस फूड पाइप जो है, जो फूड पाइप है क्या, अच्छा एकदम हार्डेस्ट टिश्यू पूछा था क्या वहां पर? एक सेकेंड साक्षी, आप सही कह रही है, अगर हार्डेस्ट टिश्यू पूछा था तो बोन होगा बेटा। कौन से ऑप्शन में था? कहाँ गया वो क्वेश्चन में? फिर से एक बार देखूंगी। हार्डेस्ट टिश्यू पूछा था क्या? तो पार्ट ऑफ टीथ, ये पार्ट ऑफ टीथ हो गया क्वेश्चन। हार्डेस्ट टिश्यू पूछा है और बोन ऑप्शन में है, तो बेटा बोन होगा। ओ हाँ 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 हाँ, सुनो सुनो सुनो, ये तो आपसे हार्डेस्ट पार्ट पूछा है ना साक्षी इसमें, तो सही तो है, इनामेल होगा। कहीं पर टिश्यू भी पूछ, ओ हाँ, नो 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 नो, इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया 22 का। हार्डेस्ट टिश्यू, सबसे कठोर उत्तक तो हड्डियां होती हैं। बोन्स आर हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, पढ़ाया भी होगा आपको। मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर उत्तक जो है वो हड्डियां होते हैं, ठीक है। टिश्यू पूछे सबसे कठोर कौन सा है, तब तो हड्डी होगा। लेकिन हार्डेस्ट पार्ट पूछे, जैसे इस हिस्से में पूछ रखा है, तो इनामेल होगा, तो इनामेल होगा। कौन सा सबसे कठोर हिस्सा या भाग है, तो इनामेल। कौन सा सबसे कठोर टिश्यू उत्तक है, तब आपका आंसर क्या होगा बेटा? तब आपका आंसर बोन होगा। मैंने बोन देखा नहीं था जल्दबाजी में, ठीक है। अच्छा हुआ साक्षी ने बता दिया, बहुत बढ़िया साक्षी। आ जाओ, अगला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईसोफेगस? ईसोफेगस फूड पाइप होता है, फूड पाइप की लेंथ 25 सेंटीमीटर होता है। वो कौन सा हिस्सा होता है जहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता? पढ़ाया था ईसोफेगस। अरे भैया, पेट में डाइजेशन होता है, जी हाँ। बकल कैविटी में होता है, जी हाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पूरा ही डाइजेशन हो जाता है। तो ईसोफेगस फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। मैंने बोन ऑप्शन में नहीं देखा था बेटा, देख लिया, ठीक है। एज सुन एज द बोलस रीचेस द ईसोफेगस, रिलैक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन इट वोल्ट स्टार्ट्स इज कॉल्ड। मैंने कहा था फूड पाइप में ऐसे ऐसे खाना जाता है, ऐसे ऐसे, क्योंकि यहाँ की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, इसको क्रमाकुंचन कहते हैं। देख रहे हो कितना आसान लग रहा है कि 5 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए। अमाशय का शेप कैसा होता है, यही पूछा है आपसे। हाँ जी, हाँ जी। पेट किस आकार का? जे के आकार का होता है। मैम ने पढ़ाया था, पेट जे के आकार का होता है। छोटी आंत का ड्यूडेनम सी के आकार का होता है। सब पढ़ा चुकी हूं मैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ स्टमक नियरेस्ट टू स्मॉल इंटेस्टाइन? कहा था ना मैंने, ये आपका पेट, पेट के 3 हिस्से, ये कार्डिया, ये फंडस, ये पाइलोरस, और यहां से छोटी आंत शुरू होती है। इन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है जिसको पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। और पाइलोरिक वाल्व जब बंद होता है, मैंने कहा था खाने में ज्यादा एयर चली जाती है तो खाना खाने के बाद डकार आती है। तो पूछ रहे छोटी आंत के नजदीक वाला हिस्सा, तो पाइलोरिक हिस्सा होता है। पाइलोरिक, पाइलोरिक हिस्सा। मैंने कहा था ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ PYQ में, देख लो आप। आ जाओ अगला।
फ्रॉम विच गैस्ट्रिक ग्लैंड इज रिलेटेड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है? अरे भैया ये थका हुआ क्वेश्चन है, इस साल ग्रुप डी में भी आया था। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस कहाँ होता है? पेट में होता है, तो पेट में होती है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालती हैं? गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं, जठर रस निकालती हैं। और जठर रस के पीएच का मान कितना होता है बताओ? विच इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये एसिडिक होती है। जी मैम ये एसिडिक होती है बिकॉज इसमें तो एक हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, तो ये तो सही है। ये बेसिक होती है नेचर में, गलत है, ये गलत है। और गलती पूछा था, बी इज द राइट आंसर। ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्का सा पीले रंग का होता है एसिड की वजह से। इसका पीएच 1 से 3 के बीच में, बिल्कुल सही है ना। चलो अगला, नेक्स्ट। गैस्ट्रिक जूस इज ए मिक्सचर ऑफ। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, में म्यूकस होता है जिसको चिपचिपा पदार्थ श्लेष्मा कहते हैं। 31 का 1 होगा, मैं फिर गलत पड़ गई क्या कोई क्वेश्चन को? Which of the following is part of stomach nearest to small intestine? एक क्यों होगा 31 का? हाँ जी 31 का एक क्यों होगा? कौन है ये बच्चा? अरे भैया ये वाला कार्डिया होता है, ये वाला हिस्सा फंडस होता है, ये वाला पाइलोरस होता है। यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, तो ये कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के नियरेस्ट पेट का कौन सा हिस्सा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के नियरेस्ट तो पाइलोरस है ना, जहां पे पाइलोरिक वाल्व होता है। हट, और मुझे और कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज क्या? मुझे लगा मैं जल्दबाजी में गलत तो नहीं पड़ गई। हाँ जी, तो बताओ क्या क्या होता है बताओ। गैस्ट्रिक जूस इज ए मिक्सचर ऑफ। गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, जी मैम। म्यूकस होता है चिपचिपा पदार्थ, जी मैम। पैप्सिनोजन होता है, जी मैम। प्रोरेनिन होता है, यस मैम। तो ये चारों ही होते हैं, तो ABCD इज द राइट आंसर। अगला, फ्रॉम विच सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस इज सीक्रेटेड इन गैस्ट्रिक जूस। बताया था ना म्यूकस कौन निकालता है? गॉबलेट सेल्स। अरे ये तो पढ़ाया था, गॉबलेट सेल्स होती हैं वो म्यूकस निकालती हैं, और चीप सेल्स होती हैं वो पैप्सिन और रेनिन एंजाइम निकालती हैं। ऑक्सिनेटिक या पेराइटल सेल्स होती हैं वो HCl निकालती हैं। सब पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये भैया आप कर लेना, ये सारे आप कर लोगे क्वेश्चंस। मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, 35-36 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। पूरी PDF में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अपलोड करवा दूंगी, अपने आप लगा लेना सारे क्वेश्चंस। अब आप बताओ आपको मजा आया कि नहीं आया चैप्टर पढ़ के? बस मुझे इतना बता दो। बहुत क्वेश्चंस है इसमें, सारे लगा लेना आप ही अपने घर में बैठ के। कोई ना हो तो मेरे से पूछ लेना। वैसे तो मतलब ना के बराबर चांसेस, इसमें लास्ट में PYQ भी है। देखो जैसे ये सारे PYQ हैं, ये JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे सारे PYQ लगे, ये NTP से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ग्रुप D में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप D में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सारे, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लगा लीजिएगा टोटल क्वेश्चंस। मैंने आपको एक डेमो दे दिया है कि भैया देखो जो मैं पढ़ाती हूँ वो सीधा एग्जाम में आता है, वो आपके खोपड़ी में भी जाता है। कितने क्वेश्चंस हैं टोटल में देख दूं एक बार। 122 133 क्वेश्चंस हैं। अपने आप लगा लेना सारे क्वेश्चंस। लेकिन 133 क्वेश्चन अगर आपने लगा दिए ना, तो मानना आप बस इस चैप्टर में आपने महारत हासिल कर ली है, ठीक है बच्चों। ओके, मैं ये PDF दे दूंगी आपको। मैम टाइम चेंज कीजिए ना। क्यों करें पूजा टाइम चेंज? अपना तो पहले दिन से ही डिसाइडेड था कि अपना टाइमिंग 2 से 3 में रहेगा। क्यों टाइम चेंज करवाना चाहते हैं आप? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर भी मैं कंसीडर कर लूंगी। मजा आया ना पढ़ के? हाँ जी, कहा था ना मैंने। मैम आंसर के साथ अपलोड कीजिए। मैं क्यों करूं आंसर के साथ? आपका काम है आंसर बनाना। मैडम ने तो पढ़ा दिया इतना सारा, आंसर बनाना आपका काम है, मैं थोड़ा ना बनाऊंगी आप इसके आंसर की। हट, फिर काय को पढ़ाया मैंने, है ना? ठीक है, चलो अब कल की क्लास से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। कल की क्लास से मैम इलियो सिक्कम कपाट कहाँ होता है? विकास अभी तो पढ़ाया था, इलियो सिक्कम कपाट कहाँ होता है? इलियम और सिक्कम के बीच में होता है। छोटी आंत जहां खत्म होती है, बड़ी आंत जहां शुरू होती है, उनके बीच में कपाट होता है। छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में, उसको इलियम सिक्कम का मान जाओ, मान जाओ। सब तो पढ़ा चुकी हूं, सब पढ़ा चुकी हूं। चलो भाई, मजा आया तो भी अच्छा है, नहीं आया
तो और ज्यादा अच्छा है। अब भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इतने हाथ जोड़ूं भैया, तुम गलत क्लास में आ गए, तुमने गलत टीचर चूज कर लिया, क्योंकि इससे आसान भाषा में मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, आप किसी और टीचर से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब हम कल की क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, कोई इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। आज सोचती हूँ रात में कौन सा पढ़ाऊं, इंटरेस्टिंग नहीं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं वो पढ़ेंगे, मेन वो है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच भैया, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और हाँ, क्लास जो आपकी एप्लीकेशन है वो एकदम स्मूथ चल रही है। कल एप्लीकेशन अंडर मेंटेनेंस था, आज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छे से चल रही है।